अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। और ज़ाहिर है आज का जो मेन टॉपिक है वो बजट ही है जो पेश किया गया वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर साहब ने आज वो पेश किया। 71 खरब 36 अरब रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें जो सबसे अलग बात थी वो ये थी कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मोटरसाइकिल और रिक्शा सस्ते हो गए हैं, डबल कैबिन गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, मकामी मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, सिगार सिगरेट्स एनर्जी ड्रिंक्स महंगे हो गए हैं, महंगे स्कूलों पर टैक्स दुगना हो गया है, बगैर शनाख्ती कार्ड ट्रांजैक्शन की हद में इजाफा कर दिया गया है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। 3,437 अरब रुपए बजट खसारा बताया गया। रेवेन्यू का तखमीना 3700 अरब रुपए और अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए बताया गया। तो यूँ GDP का 7% ये बनता है खसारा। 1289 अरब रुपए का दिफाई बजट इसमें शामिल है। तालीम सेहत बिजली ट्रांसपोर्ट के लिए 40 अरब रुपए रेलवे के लिए रखे हैं, तालीम के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं, जो सेहत का शोबा है उसके 20 अरब रुपए, तवानाई और बिजली के लिए 80 अरब रुपए, खुराक और ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, मौसमियाती तब्दीली के लिए 6 अरब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब और कौमी शाहराहों के लिए 118 अरब रुपए रखे गए हैं। इनसे हमें कुछ हद तक समझ आएगी कि जो विजन है या जो स्ट्रेटजी है वो क्या रखी गई है, किस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। टिड्डी दल कामयाब नौजवान प्रोग्राम और ज़राअत इसके लिए बड़ा अहम है। 10 अरब रुपए टिड्डी दल के खात्मे के लिए रखे गए हैं, कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए, फनकारों की माली इमदाद के लिए भी रकम मुख्तस की गई है, 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी गई है। अल्लाह करे इस पे ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए क्योंकि बहुत बेहाल हैं फनकार। सूबों का जो हिस्सा है वो 2,873.7 अरब रुपए रखा गया है, इसका तखमीना लगाया गया है और उसमें मुख्तलिफ जो कोरोना वायरस पैकेज के लिए 1200 अरब रुपए रखे गए हैं, गरीब खानदान के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाकी जो तरक्याती बजट है उसमें कमी की गई है। होटल इंडस्ट्री पर टैक्स में खासी कमी की गई है। 6 माह के लिए टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 5% तजवीज़ की गई है। मजमूई तौर पर ज़रा मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि दिफाई बजट के लिए 1290 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 4,963 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। अब ये अनप्रेडिक्टेबल सा लग रहा है कि मुमकिन है कभी इस तरह का इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 1,610 अरब रुपए रखा गया। NFC के तहत सूबों के लिए 2,874 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मैंने आपको बताया है। खालिस रेवेन्यू का जो तखमीना वो 3,700 अरब रुपए लगाया गया है। अखराजात का जो तखमीना है वो 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। मजमूई बजट खसारा जो है वो 3,195 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। वफाकी बजट खसारा जो 3,437 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सब्सिडीज़ की मद में 210 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। सूबों को ग्रांट की मद में 85 अरब रुपए, दीगर ग्रांट्स की मद में 890 अरब रुपए। आइंदा माली साल का जो वफाकी बजट है वो 650 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब, एहसास प्रोग्राम के लिए 208, सिविल अखराजात की मद में 476 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। जो कोरोना के असरात हैं उसके बारे में, नुकसानात के बारे में बताया गया वफाकी वज़ीर की जानिब से। उन्होंने कहा कि तमाम सनत कारोबार मुतासर हुए हैं। GDP में अंदाज़न 3300 अरब रुपए की कमी हुई है, जिससे शरह नमू 3.3% से कम होकर -4% तक रह गई है। मजमूई बजट खसारा जो GDP का 7.1% था वो 9.1% तक बढ़ गया है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। FBR महसूलात में कमी का अंदाज़ा 900 अरब रुपए है। वफाकी हुकूमत नॉन टैक्स रेवेन्यू 102 अरब रुपए कम हुआ है। तरसीलात ज़र और बरामदात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है, ये हम्माद अज़हर साहब ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिलीफ पैकेज 1200 अरब रुपए से ज़्यादा का रिलीफ पैकेज है। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट से फ्राहम की गई है। तिब्बी आलात की खरीदारी, हिफाजती लिबास शोबे, तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 150 अरब रुपए 1 करोड़ 60 लाख कमज़ोर और गरीब खानदानों और पनागाह के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसके बारे में खुद हम्माद अज़हर साहब कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 200 अरब रुपए उजरत कमाने वाले मजदूरों, कैश मुलाजमीन और कैश ट्रांसफर के लिए मुख्तस किए गए हैं। 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती निर्खों पर अशिया की फराहमी के लिए मुख्तस किए गए हैं। 100 अरब रुपए FBR और वजारत तिजारत के लिए मुख्तस किए गए हैं ताकि वो बरामद कुनंदगान को रीफंड का इजरा कर सके। अल्लाह करे ये हो जाए। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के मौखर शुदा जो बिल हैं उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। किसानों को सस्ती खाद और कर्जों की माफ़ी और दीगर रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की रकम दी गई है। कुछ और भी एमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए है।
इसी तरह जो मजमूई खद्दोखाल है वो मैंने हुकूमती आमदन और अखराजात का जो खसारा वो मैंने आपको बताया। एहसास प्रोग्राम सब्सिडीज़ हायर एजुकेशन के लिए बताया है कि 64 अरब रुपए रखे गए हैं, 60 अरब से बढ़ाकर। तामीराती शोबे के लिए इस पर भी हम बात करेंगे, 30 अरब रुपए फ्राहम किए गए हैं। इसी तरह ज़र-ए-मुबादला बढ़ाने के लिए इकदाम किए गए हैं, 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मवासलात के लिए 40 अरब रुपए सस्ती ट्रांसपोर्ट देने के लिए किए गए हैं। वफाकी हुकूमत के जो अस्पताल हैं 13 अरब रुपए उनके लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें शेख ज़ायद लाहौर, जिनाब मेडिकल सेंटर कराची और दीगर 4 शामिल 6 अस्पताल जो उनके अंडर आते हैं। ई गवर्नेंस की बेहतरी के लिए, फनकारों की बेहतरी के लिए, खुसूसी फंड के ज़राअत के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि 2020 और 21 के दौरान अहदाफ के हुसूल का फैसला किया। GDP की शरह नमू में मनफी आशारिया 4 से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कोरोना की सूरत हाल में। करंट अकाउंट खसारे को 4.4% तक महदूद रखा जाएगा। महंगाई को 9.1% से कम करके 6.5% तक लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा समझ से बाहर है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 25% बढ़ाई जाएगी। फिर PSDP ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 650 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तवानाई, बिजली, आबी वसाइल, कौमी शरह, सेहत के लिए, तालीम के लिए, साइंस एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के लिए, इस पर बात करते हैं। 20 अरब रुपए की रकम रखी गई है इन शोबों के लिए। 5G के लिए, IT की बुनियाद पर चलने वाली जो सर्विसेज हैं, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, PSDP, ये 3-4 इंपॉर्टेंट है जिससे आम आदमी डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इसके ऊपर हमने बात करनी है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, SDPI के सदर हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, माहिर मुआशी और टैक्स अमूर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, डॉक्टर इकराम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है सुबह से ही आप मुख्तलिफ चैनल्स पर कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ इसके एंगल्स, मुख्तलिफ डायरेक्शन समझा रहे हैं, वो चीज़ें जो हुकूमत नहीं बता सकी वो बता रहे हैं। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये 4 सेक्टर्स, बल्कि ये कहिएगा कि इस मजमूई तौर पर आपको ये जो पूरा बजट नज़र आया है इसके ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, और इसमें जो डायरेक्शन और स्ट्रेटजी हुकूमत की नजर आ रही है, क्या ये पिछला बजट जो PTI की हुकूमत ने पेश किया था उसकी कार्बन कॉपी है या इसमें कुछ अमेंडमेंट करके तरजीहात में चेंजेस हुई हैं आपके ख्याल में? देखिए, बहुत शुक्रिया मुर्सी साहब। मेरा ख्याल है कि बजट की डायरेक्शन जो है वो तो दुरुस्त सिमत में है कि इस वक्त कोविड का मुकाबला करना है, लोकस का मुकाबला करना है, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पेंडिंग जो है वो रखनी है। लेकिन रेवेन्यू जो है, जैसा कि आपने खुद अपने तारुफ में कहा, रेवेन्यू पे शॉर्टफॉल आने का इम्कान है, और रेवेन्यू ना सिर्फ काफ़ी ओवर एम्बिशियस है बल्कि ये नंबर्स मैच नहीं कर रहे। यानी -0.4% से GDP जो है वो 2.1% तक ग्रो कर रही है, और जो रेवेन्यू है अगर आप उसको देखें तो रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट की जा रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये रेवेन्यू हासिल हो पाएगा। हाँ, अलबत्ता जो हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उस पर जाना होगा, और इस वक्त हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि पाकिस्तान समेत बाकी तमाम डेवलपिंग कंट्रीज वो भी मकरूज हो रहे होंगे, कर्जा ले रहे होंगे कोविड का मुकाबला करने के लिए, लोकस का मुकाबला करने के लिए, बिजनेसेस को चलाने के लिए। पाकिस्तान को IMF की तरफ से, ADB की तरफ से, वर्ल्ड बैंक से, बाकी बायलैटरल से लोन मिल रहा होगा, और उस लोन को बड़ा अब दानिशमंदी से स्पेंड करना होगा ताकि वो जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो ना हो, बल्कि वाकयातन कोविड और लोकस्ट और बिजनेसेस को जो जारी रखने के लिए एक्सपेंडिचर हैं वो किए जा रहे हो। तो ओवरऑल यानी मारूजी हालात में इससे बेहतर बजट नहीं दिया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनके मुताबिक एक दुरुस्त फैसला है, क्योंकि आवाम पे टैक्स का बोझ नहीं लादा जा सकता। इकॉनमी का पता नहीं है कि 3 महीने बाद वो कोविड और लोकस की वजह से किस सिमत में चले, तो वहाँ पे भी अनप्रडिक्टेबिलिटी है। मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद एक क्वार्टर के बाद इन नंबर्स को रिव्यू करना पड़ेगा, और रिव्यू करके शायद टारगेट्स जो हैं उनको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, और IMF जो है वो इसके लिए तैयार होगी ज़हनी तौर पे कि ये नंबर जो है ये नीचे जा सकते हैं। जिन चीज़ों पर वो तैयार नहीं होगी वो 2 चीज़ें हैं। एक, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी हम ये नहीं कर सकते कि उधार लेके रेलवे और PIA और स्टील मिल का खसारा अदा करते हैं। सही बात। और दूसरा, एनर्जी सर्कुलर डेट, तो उसमें वो पैसे नहीं लगाने देंगे। बाकी मेरा ख्याल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे हमारे साथ।
ठीक है। मेरा ज़ाती तौर पर भी ओपिनियन था कि ये शायद आर्जी बजट हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे कोरोना की सिचुएशन क्या बनती है। यानी हमारी जितना भी तखमीना है, जो हमारे हालात हैं, वो दरअसल कोरोना से अब जुड़े हुए हैं। मईशत और कोरोना एक दूसरे के साथ अब जुड़ गए हैं और आगे एक अंधेरा सा है, नज़र नहीं आ रहा कि आगे होना क्या है, और उसके लिए हमें नहीं पता कि क्या होगा। क्यों डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद सुलैह साहब? जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं, और यही वजह है कि इस वक्त कोई सर्टेनिटी नहीं, लेकिन फिर भी बजट जो है वो प्रेजेंट होना था, और उसका जो मेजर चंक है वो है जो कि प्राइम मिनिस्टर पहले अनाउंस कर चुके हैं अपने कोरोना पैकेज में। तो उसको भी काफ़ी सारा फाइनेंस बिल में लाया गया है ताकि उसकी एक लीगल शक्ल बन जाए। हाँ, वो डेली वेजेस के लिए पेमेंट है, या वो एहसास प्रोग्राम की पेमेंट्स हैं, या ज़राअत का पैकेज है, बाकी पैकेजेस हैं, तो उन सब को अब फाइनेंस बिल की शक्ल में लाया जाएगा ताकि पार्लियामेंट से पास होकर उनके एक लीगल फ्रेमवर्क में आ जाए। राइट। अब डॉक्टर इकराम साहब, इस बजट में आपका ओवरव्यू क्या है? इसमें बेहतर चीज़ें आम आवाम के लिए, हम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि दो हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा वो है जिससे ओवरऑल मईशत जुड़ी हुई है, चाहे वो आवाम को तकलीफ देकर हो या किसी तरीके से मईशत को तो संभाला देना है, जो भी हालात बन रहे हैं। दूसरा है कि इसी तरह इसको बैलेंस भी रखना है, यही एक कारागरी है कि आवाम तक भी कम से कम प्रेशर पहुंच जाए और मईशत को भी संभाला दिया जाए। आपके ओपिनियन के मुताबिक हम किन किन सेक्टर में गवर्नमेंट ने बेहतर डायरेक्शंस ली हैं और किन किन सेक्टर में अभी भी बस हवा में ही एक लिमिट दे दी गई है कि जी ये टारगेट हम सेट कर रहे हैं, लेकिन ये अचीव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर इकराम साहब। उस सिलसिले में तो मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट पॉसिबल वो बजट एलोकेशंस कर सकते थे, उन्होंने की हैं। और इस वक्त बड़ा मसला भी यही है कि कैसे उन तबकात को बचाया जाए जो कोविड-19 एपिडेमिक से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मगर एक दो चीज़ें जो हैं वो शायद अभी भी क्लियर नहीं है कि जो स्मॉल एंड मीडियम हमारे एंटरप्राइजेज है, उसको तो अभी तक किराया देने के लिए, बिजली के बिल देने के लिए, सैलरीज देने के लिए जो वादा किया गया था कि उनको 3% और 4% के ऊपर दिया जाएगा, उसकी डिस्बर्समेंट की जो फिगर है वो अगर आप स्टेट बैंक में देखें तो अंदाज़ा होता है कि अभी तक बैंकों के अंदर एक रवायती सोच है और उसका उनको सही डिस्बर्समेंट नहीं मिल रही है। तो अगर हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सरवाइव ना कर सका और रिवाइव ना हुआ, तो फिर ऊपर की जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की सतह है, ना सिर्फ वो बहुत बढ़ेगी, ऑलरेडी भी उन्होंने 8 पॉइंट जो है वो 5 तक तो प्रोडिक्शन है, मगर इससे बुरे हालात भी हो सकते हैं। तो एक कंसर्न तो ये बहुत ज़रूरी है कि ले ऑफ्स को जो है वो कैसे रोका जाए। और दूसरा बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है पूरी बजटरी स्कीम में, वो एक्सपेंडिचर डेट सर्विसिंग का है, जो 2891 बिलियन का बजटेड था, मगर 3000 अरब से क्रॉस करता हुआ और आने वाले दिनों में तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बजटेड तो वैसे भी आपने देखा कि तकरीबन अब वो हमारे फिस्कल डेफिसिट के बराबर रकम हो गई है, और ये बहुत बड़ा कॉज फॉर कंसर्न है, क्योंकि अगले साल अगर हमने इस डेफिसिट को मेट करने के लिए और लोन लिए और अभी इंटरेस्ट रेट 8% से वो कम नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का मसला जो है, आम लोगों की ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, पेट्रोल मिल नहीं रहा है, तो गवर्नेंस के इशू जो हैं वो मुझे ज़्यादा लगते हैं। बजट की एलोकेशन में मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं लगता, सवाए इसके कि टैक्सों के निज़ाम को सहल किया जा सकता था, टैक्स रेट कम करके ब्रॉड बेस किया जा सकता था, मगर वहाँ रवायती सोच का मुजाहरा किया गया है। और उन्हीं टैक्स कोड्स में जो एक मुसीबत का बायस हैं, जिन्हें पढ़ना प्रोफेशनल्स के लिए मुसीबत है, चीज़ है कि आम आदमी उसके अंदर मज़ीद तरमीम करके उसको और भी पेचीदा बनाया है, सिवाय इसके कि कुछ थोड़ी सी रिलीफ विद होल्डिंग टैक्सेस 2-4 जिनमें से बहुत कम रेवेन्यू आ रहा था वो कही है, मगर
अब छमाही तौर पर, पहले हम हाफ ईयरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट दे रहे थे, अब उन्होंने फिर उसको क्वार्टरली कर दिया है। तो उससे जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है, उसमें भी हमें कम से कम रेवेन्यू वाले पोर्शन में हम पीछे जाएंगे। तो जो रिटेलर्स को हम ल्योर कर सकते थे कि वो अपने सही टर्नओवर दिखा दें, मगर कम सेल टैक्स रेट पर चले जाएं, ग्रॉस रिसीट्स तो कम से कम हम उनकी कैप्चर कर सकें, वो भी नहीं किया। अब 50,000 से 1 लाख कर दी है उनकी NIC जो लेना है उन्होंने परचेजर से। अब परचेजर से NIC लेने की मुझे लॉजिक समझ इसलिए नहीं आती है कि यूजुअली पूरी दुनिया में आप सेल की चेन को अगर एंड तक ले लेते हैं तो फिर जो एंड यूज़र है जिसने पूरा सेल टैक्स देना है उसको आपने कैप्चर करके क्या करना है। तो ये थोड़े से मसाइल मैं समझता हूँ कि कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर डिस्टॉर्शंस हैं जो इकोनॉमी में फिर अल्टीमेटली जाकर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस पैदा करती हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड हमारा टैक्स सिस्टम कभी भी नहीं रहा। अगर हम इस वक्त रिवाइवल एंड ग्रोथ नहीं करेंगे तो और टैक्सेस का जो इतना एम्बिशियस बजट रखा है, जैसा अभी डॉक्टर आबिस लहरी साहब ने भी फरमाया, जिसकी के भी कुछ इरेशनल भी है और अनरीजनेबल भी है, तो और मुसीबत में पड़ेंगे। क्योंकि जब रेवेन्यू ओवरस्टेट हो जाता है तो फिर आगे जाकर सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। उसकी वजह यह है कि सूबों ने भी उसी के ऊपर अपना जो डिविजिबल पूल में से हिस्सा है उसको काउंट फॉर करना होता है, और आपकी भी सारी कैलकुलेशन उस रेवेन्यू बेस पे है। क्योंकि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू तो अभी भी 1600, पता नहीं उसकी तफसीलात भी वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। प्राइवेटाइजेशन इस वक्त माहौल नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा रिसीट साइड पर लगता है कि गवर्नमेंट इतनी प्रूडेंट नहीं है। राइट। इसमें इकराम साहब एक और सवाल, कि हम GDP का जो हम टारगेट सेट करते हैं वो मैं 2012 से देख रहा था, 2012 से बल्कि मैं बिल्कुल देख रहा था 2008 से, एक भी टारगेट आज तक पूरा नहीं हुआ है जो GDP की रेशो रखी जाती है। क्या ये मतलब एस्टिमेटेड होता है या ग्राउंड रियलिटीज हमें ऐसा नहीं करने देती? मतलब गुज़श्ता 2 दिहाइयों से भी किसी एक वक्त में भी हमने नहीं देखा कि GDP का जो टारगेट सेट किया जाता है उसको पूरा किया जाए। ये दोनों चीज़ों में दरअसल जो हमारे रेवेन्यू फिक्सेशन है और जो हमारी GDP ग्रोथ है, एंड पर जाकर मुझे यूँ लगता है कि जो रेवेन्यू को टारगेट मिल जाता है वो फिर हमारी ग्रोथ पे उसकी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्योंकि टैक्सेस एक तो इम्पोर्ट स्टेज पर इतने हाई हैं कि वो आपकी ग्रोथ को स्लो करते भी हैं, और दूसरा एक फैक्टर ये भी हो सकता है GDP की सही मेजरमेंट का नहीं, कि बहुत सा जो हमारा हिस्सा है जो गुड्स आती हैं बाहर से, वो सिस्टम से बाहर रहती हैं, और जब वो पूरे सिस्टम से बाहर रहती हैं तो मुझे पता तो नहीं डॉक्टर आबिस लहरी साहब के इंस्टीट्यूट ने या पाइड ने या किसी और यूनिवर्सिटी ने हालिया दिनों में पैरेलल और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वर्सेस जो हमारी रिपोर्टेड GDP है इसके बारे में कोई ठोस एनालिसिस किया हो। मगर मैं कुछ काफ़ी मार्केट्स में जाना, होलसेल वालों से मिलना, उनसे पूछना, तो वो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि एक बहुत बड़ा माल, चाहे वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का वापस आ जाता हो, स्मगल्ड हो, या अनडिक्लेयर्ड हमारी फैक्ट्रियों से माल निकलता है, उसकी भी बहुत बड़ा क्वांटम है, और वो रेवेन्यू लीकेज की तरफ इशारा तो करता ही है, साथ में हमारी GDP की सही मेजरमेंट को भी मेरा ख्याल है डिस्टॉर्ट करता है। तो इसके ऊपर ज़रा सीरियस जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनको ज़रा काम करना चाहिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट ब्रो। आप सब इस पर कोई रिस्पॉन्ड करेंगे? आप कोई इसके ऊपर काम हुआ किसी और जगह पर? इसके साथ साथ ज़रा ज़राअत सेक्टर को ज़रा छेड़ लीजिएगा। ज़राअत में हमारी अचीवमेंट्स
और ज़राअत के ऊपर हमारा फोकस, क्योंकि उसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर, चूंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर हुआ करती थी, अब शायद ये अभी भी शायद इसी के ऊपर थोड़ा बहुत कोई डिपेंडेंसी है, लेकिन लोकस्ट का जो अटैक है उसके बाद फिर जो कॉटन क्रॉप्स है उसकी जो एकदम नीचे आई है, लोग कॉटन क्रॉप्स जो है वो बीज ही नहीं रहे हैं, उसके ऊपर बेल्स ही नहीं बन पा रही हैं, फिर उसका ताल्लुक फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैकबोन का होना और एकदम गिरना, फिर एक्सपोर्ट का गिर जाना, ये सारी की सारी चेन मिली हुई है। एक तो डॉक्टर साहब इकरामुल हक साहब की बात पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि जो अनडॉक्यूमेंटेड जो है इकोनॉमी है, इसके बारे में क्या राय है प्लीज? जी, हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना है अगर हम चाह रहे हैं कि रिग्रेसिव टैक्सेस से जान छूटे और प्रोग्रेसिव टैक्सेस पे आए। STPI की कुछ पुरानी स्टडीज हैं जिसमें हमने थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की थी कि इनफॉर्मल और इलीगल ये दो अलग-अलग होती हैं, लेकिन हमने इन दोनों थोड़ा सा मुहैया करने की कोशिश की थी। लेटेस्ट काम हमारा नहीं है, लेकिन इकराम साहब ने सही इस पे तवज्जो दिलाई है, हम इस पे करने की कोशिश करते हैं। जो ज़राअत की आपने बात की, ज़राअत को बाकी जगहों पर तो छोड़े, लेकिन जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें जो सिल्वर लाइनिंग थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही थी। एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको पॉजिटिव ग्रोथ नजर आई, वो के टारगेट जो है वो मिस हो गया। लेकिन मुझे ज़ाती जो मेरा अप्रीहेंशन है वो ये है कि 30 जून को शायद ये नंबर भी कंप्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि वो नंबर जो थे वो मार्च तक के थे। उसके बाद लोकस्ट का अटैक हुआ और लोकस्ट के अटैक की वजह से पिछले 2 महीने में ज़राअत का शोबा, खा वो आपके बागात हों जिन पर तैयार फसलें हैं या कपास की जो नेसेंट फसल है, उस पे अच्छा खासा लोकस्ट ने अफेक्ट किया है। अब कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में ज़राअत की जो है इम्पोर्टेंस वो और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि हमने सोशल अनरेस्ट नहीं देखा कोरोना के बाद, उसकी वजह यह है कि हमारी फूड सप्लाई चेन जो है वो इंटैक्ट है। और फूड सप्लाई चेन का इंटैक्ट होने की वजह हमारी रूरल इकोनॉमी और ज़राअत है कि हमें सब्जियां, फल, गंदम, चावल, जो सारी खुर्दनी अशिया है वो शहरों में मैसर है, और इसकी वजह से लोग जो हैं वो सड़कों पे नहीं आए। वरना जो रकम है, खा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से या एहसास से आप लाखों रुपया भी दे दें, रकम जो है वो खुराक का नेमुल बदल नहीं बन सकती। यानी अगर खुराक होगी तो रकम काम आएगी, खुदा न खास्ता खुराक नहीं होगी तो आप पैसे नहीं खा सकते हैं। और यही वजह है कि जहाँ पे हमें इस बजट में कोविड से निपटने के लिए एलोकेशन रखनी है, वहीं पे हमें इंश्योर करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो चलता रहे, वो इंटैक्ट रहे, रूरल इकोनॉमी इंटैक्ट रहे, ताकि हमारे शहर जो है वहाँ पे अमन कायम रहे। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, मैं फिर डॉक्टर साहब इकराम साहब जी जा, तालीम, सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर हुकूमत की तरजीहात क्या नज़र आई आपको इस बजट में? देखिए, इसमें यकीनी तौर पे HEC की जो फंडिंग है, ये तीनों वो सेक्टर्स हैं जो कि अब सूबे देखते हैं। वैसे तो ज़राअत और हेल्थ को भी सूबे देखते हैं, लेकिन HEC की में एक नॉमिनल सा इजाफा जो है वो हुआ। जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ मैं चाह रहा था वो इस बजट स्पीच और बजट डॉक्यूमेंट में तो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन वो है कि हमें 3G 4G सर्विसेज प्रोवाइड करना है तमाम सूबों में। अगर हम बलोचिस्तान के एक मेजर हिस्से को, साबका फाटा को, GB को ये 3G 4G सर्विसेज जो कि बाकी पाकिस्तान में है वो नहीं दे पाएंगे, 20 बिलियन की डॉक्टर साहब 20 बिलियन की इसके ऊपर तजवीज़ है, तो इज इट इनफ? देखिए, यानी वो इट इज़ अनफ अगर ये उन जिन इजला की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे भी स्पेंड हो, ताकि उन इजला को भी हम मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। बिल्कुल सही। मुझे मालूम है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और इन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से शायद हम उस तरीके का वहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमें चाइना से हेल्प हासिल करनी है। अगर चाइना जैसी कंट्रोल्ड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड स्टेट वो अपने शहरियों को 5G देने जा रहे हैं, तो हमें अपने शहरियों को 3G 4G देना होगा, ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकें, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकें। वरना हम एक डिजिटल डिवाइड जो है वो क्रिएट कर देंगे पाकिस्तान में,
और वो अगेन Very एक्सक्लूडेड right. और मार्जिन एरियाज में वो और ज्यादा इस फेडरेशन के खिलाफ जाएगी। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। बड़ा डॉक्टर इकराम साहब, चूंकि तालीम से जाहिर है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी किसी हद तक कहीं प्रोविंशियल चला जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर ये फेडरल सब्जेक्ट ही समझा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद इनोवेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ फिर टेक्नोलॉजी भी साथ जुड़ जाती है, आईटी भी साथ जुड़ जाती है, नई से नई टेक्नोलॉजीज, हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग या यहाँ पर न्यू गैजेट्स की तैयारी, ये हमारे पास नहीं होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान को बेतहाशा जरूरत है एज कंपेयर टू इंडिया, जिसका बहुत ज्यादा इसके ऊपर रेवेन्यू और जिसका इसका बहुत बड़ा जीडीपी है। इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? जी, पिछले दिनों इसके ऊपर एक तफसीली पेपर लिखा था हमने, जिसको फिर उसके अंदर ये सारे पहलू और जो डॉक्टर ताउर रहमान साहब के टास्क फोर्स बनी थी, जो उन्होंने शॉर्ट कमिंग्स बताई थी और जो उन्होंने इसके लिए रेमेडियल मेजर बताए थे, उन सब का जिक्र किया और इसमें एलोकेशन भी आई है। मगर डॉक्टर आबिद सलारी साहब सही फरमा रहे थे कि वो एरियाज़ जहां अभी इसकी रीच नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें 5G की तरफ भी जाना, क्योंकि उसमें भी एक पहलू ये है कि ये सेक्टर भी हाईली ओवर टैक्स्ड रहा। अब आपने देखा कि 19.5% हमने GST ऑन सर्विसेज जो सूबे उनसे लेते हैं, पहले वफाक लेता था उनके बिहाफ पे। अच्छा, अब वो उसके ऊपर 12.5% जो सार्फिन हैं उनके से आप एडवांस इनकम टैक्स ले लेते हैं, फिर एक्टिवेशन चार्जेस हैं, फिर सर्विस चार्जेस हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्टडी ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो हम 5G ना ला सके, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि इस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को जब आपने हैवीली टैक्स किया और दूसरी तरफ आप IT को प्रमोट करना चाहते हैं, तो बड़ी सेल्फ कंट्राडिक्टरी पॉलिसी थी। और इस पेपर में हमने इसको जो था आपस में दोनों का जो क्लैश था उसको जाहिर किया। अब इस वक्त जो IT के सेक्रेटरी हैं शुएब सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छे लर्नर्ड आदमी हैं और बड़े डेडिकेटेड हैं, तो एलोकेशन भी बड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अर्ज करूँगा और डॉक्टर आबिद सलारी साहब की बात को बढ़ाते हुए कि देखिए IT का इस्तेमाल तो इंडिया ने इवन अपनी जो एग्रीकल्चर थी उसमें बड़ा एक्सटेंसिव किया, और वो जो एक्सट्रैक्शन ले रहे थे शुगर केन से और उसके अंदर जो उन्होंने IT का इस्तेमाल किया, वो यहाँ भी हमारे यहाँ सवाए एक आध शायद मिल के किसी ने नहीं किया। मगर एग्रीकल्चर में तो मैं अर्ज करूँगा कि फूड सिक्योरिटी पहला इस वक्त, क्योंकि दुनिया में चैलेंज आएगा और बहुत से लोग फैमिन तक की जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि, और दूसरा ये कि यहाँ हम कुछ एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी बना सकते हैं। मैं अभी स्टडी देख रहा था और शायद मैं चाहूँगा कि आबिद सलारी साहब भी अहमद आसिफ शरीफ साहब से उनका काम ज़रा देखें, और मैं राब्ता भी उनको भेजूंगा उनका। उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिवली फार्मर्स के साथ मिल के तो एक पैराडॉक्सिकल नेचुरल जो एग्रीकल्चर है जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, उसमें किसी किस्म का इंसेक्टिसाइड नहीं है और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, वहाँ से वो 3-4 गुना ज़्यादा आउटपुट भी ले रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। जो पॉइंट आप दोनों ने रेज किए हैं, मैं सारा दिन से ट्रांसमिशंस देख रहा हूं, मैंने ये पॉइंट्स नहीं सुने। डॉक्टर साहब ने शायद किसी एक आधे प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया, खास तौर पर ये जो 5G टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो जिन सेक्टर्स की बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सलारी साहब, अल्लाह पाक आपको शिफा दे, पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है, अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी आपको कवर करे। कोविड-19 के पेशेंट बने हुए हैं और फिर भी सांस भी उखड़ रहा है, लेकिन फिर भी कौम की खिदमत कर रहे हैं डायरेक्शन में। डॉक्टर इकराम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस को आप एसेट्स हैं इस कौम का, ब्रिलियंट ब्रेन है पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसकी जरा फोकस करते हैं दोनों के ऊपर, क्योंकि इनका दोनों का बहुत बड़ा मेजर रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। वहां एक्सपोर्ट है, यहां पर पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ है। एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ज़रा एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं, ज़रा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है उसकी बात करते हैं। आरिफ जीवा साहब साबिक चेयरमैन आबाद मेरे साथ मौजूद हैं स्काइप लिंक पर, और डॉक्टर अमानुल्लाह कासिम साहब चेयरमैन एप्टमा, वो भी कराची से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाएगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने इनिशियली मैंने भी प्रोग्राम किया, आपने भी
कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए शायद सबसे पहला जो अनाउंस ही हुआ था पैकेज, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए हुआ था। अभी इस बजट के बाद आपको कितना बेहतरी नजर आ रही है, कितना फोकस है गवर्नमेंट, या ये बजट कितना फेवरेबल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए और खास तौर पर जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके लिए? थैंक यू मुर्जा। ये जो आपने अभी रमजान में जो पैकेज आया प्राइम मिनिस्टर का, उसकी आपने जो बात की है, बेसिकली वो बजट का तसलसल ही था। देखें, वो जो पैकेज आया था उसी को जो है वो इन्होंने कंटिन्यूटी दी है उसकी, और कुछ उसमें एक दो चीजें थी जो रह गई थी, वो भी आज उसमें फुलफिल कर दिया। हालांकि आपको याद होगा मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था और हमने एक बात की थी कि हमें जो है वो जरूरत नहीं है अब और किसी चीज की कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ये पूरा जो है वो पैकेज जो है वो एक तारीखी पैकेज है। लेकिन उसमें आपको याद होगा मैंने एक बात साथ में ये भी कही थी कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये उस वक्त तक करामत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 45 डेज के अंदर अप्रूवल्स देंगे आपको, दिसंबर 2020 से पहले जो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी उसको सोर्स नहीं पूछा जाएगा। आई थिंक 45 डेज गुजर चुके हैं उस पैकेज को आए हुए। तो मैं समझता हूं कि इस पे इम्प्लीमेंट की बहुत जरूरत है। पैकेज बहुत अच्छा है। देखें, कोई प्रोडक्ट अच्छी हो और उसकी आप जो है वो प्लान ना करें उसको सेल करने का प्रॉपरली, तो फिर जो है उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं है। तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो अभी तक कोई एक नुक्ता भी आगे नहीं बढ़ा है, और उसकी वजूहात जो है वो समझ नहीं आती। जब भी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कोई भी पॉलिसी किसी भी सेक्टर के हवाले से या किसी भी हवाले से पॉलिसी लेकर आते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़े जो है वो मुश्किलात होती हैं, या तो होती नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो और दूसरा देखें, ये इसलिए भी जरूरी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो, हमने भी बार बार ये बात कही है, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट भी बात कर रही है। इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस वक्त जो है वो कोरोना की वजह से जाहिर है वो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो है वो लोगों की जॉब्स जो है वो, मेरे ख्याल है हर जगह से आवाज आ रही है कि जॉब्स का इशू आ रहा है, नौकरियां जो है लोगों की जा रही हैं। तो सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर नौकरियों का मसला नहीं है, जो नौकरियां जो है लोग जो है वो जॉब से जा रहे हैं। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी इसको जो है वो सबसे पहले हमने जो है वो चेक करना है, क्योंकि वहां पे जो है वो लोगों की जॉब्स जो है वो चली गई हैं या जा रही हैं। कुछ लोग जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन का मसला है तो कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग जो इंतजार में बैठे हैं वहां पर। तो एक तो अंदरूनी पाकिस्तान जो जॉब्स हैं वो आपने जो है वो फुलफिल करनी है आगे जाके। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे उसमें भी जो है उन लोगों को भी अकोमोडेट करना है। जाहिर है उन्होंने जो है वो रेमिटेंस आपको भेजा है, वहाँ जॉब करते हैं, रेमिटेंस भेजा है, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो काम किया है वहां पर, तो उनको भी यहाँ अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो है वो फौरी इकदाम करें। इसको जो है वो ऑन करने के लिए, देखें कोविड अपनी जगह पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर खुल चुका है। इश्यूज क्या है? इशू ये है कि अभी तक जो है वो कोई अप्रूवल्स नहीं हो रही हैं। अप्रूवल्स नहीं हो रही जी, वही वजह है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बात की थी कि जी पब्लिक डीलिंग जो है वो नहीं हो रही इदारों के अंदर। हालांकि इदारे सारे खुले हुए, सीडीए भी खुला हुआ है, एलडीए भी खुला हुआ है, केडीए भी खुला हुआ है, एसबीसीए भी खुला हुआ है, एचडीए भी खुला हुआ है, लेकिन बात ये कि उनको जो है उनको हमने बार कहा है कि आप कोरियर से हमें जो है वो अप्रूवल दें, हमें ऑनलाइन अप्रूवल दें, आप डिजिटलाइज करें इसको। हमने कई बार कहा है। अब जरूरत तो नहीं है कि हम जो है वो इदारों में जाएं, अब तो जरूरत इस चीज की है कि आप हमें अप्रूवल्स दें किसी तरीके से, हमें जो है वो अकोमोडेट करें। ये अगर फौरी तौर पर शुरू नहीं किया कि इससे सिर्फ वही बात है कि अगर ये सेक्टर चल गया तो इससे जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज भी चलना शुरू हो जाएंगी। आज स्टील की प्रोडक्शन रुकी हुई है क्योंकि बायर नहीं है स्टील का। आज सीमेंट की प्रोडक्शन स्लो हुई है, सेल हुई है, कम हुई है, बायर नहीं है। क्योंकि बायर हम में, बेसिक जो है मेजर बायर हम में, हम जब तक जो है वो बाइंग नहीं करेंगे, जब तक हमारा सेक्टर नहीं चलेगा। दो इश्यूज मेजर हैं कराची के अंदर जो है वो कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है जिसके तहत जो है कन्वर्टेड प्लांट पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो वहां पर जो है इशू ये कि हम कई महीनों से कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि आप लॉ मिनिस्ट्री आपकी इंटरवीन करे वहां जाकर कि भाई क्या वजह है। जब कमर्शलाइजेशन की फीस हमने पे कर दी है, सारा प्रोसेस पूरा किया, उसके बाद हमने जो है वो प्लॉट कमर्शियल बाय करके जो है उसको उस पर प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर पिछले 2 साल से खासतौर पर E11 की 85 बिल्डिंग है, 84 बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं, गवर्नमेंट ने सील की है, सीडी ने सील की है। उसके ऊपर जो है वो एक
कंसल्टेंट अपॉइंट करना है उसको, अभी तक जो है वो 2 साल हो गए उसको, जो है वो उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ। इस्लामाबाद के अंदर अभी ये कोरोना के दौरान लास्ट वीक कुछ एरियाज के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट सील किए। बात ये कि जब आप कोई काम चला नहीं सकते तो उसको बंद तो नहीं करें, गलतियां तो जाहिर है दोनों तरफ से होंगी। या बंद, अगर बंद करने की मजबूरी बन रही है तो कम से कम उसका कोई रास्ता तो निकाले या उसको फटाफट क्लियर तो करें। अगर आपको लगता है कि एसओपीज की शदीद खिलाफ वर्जी हो गई है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको गिराएं ताकि मामला आगे चले, आगे से आगे डेवलप करें। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर अमान साहब से जिक्र कर लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। सर, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बात हुई थी, कुछ छूट देने की बात हुई थी, लोन्स की बात हुई थी, उस वक्त मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, उसका कोई फायदा हुआ है सर? और ये जो बजट है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना अच्छा आपको लग रहा है? बजट हमें तो समझ में नहीं है बजट है किधर, क्योंकि देखिए हमने गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मांगी थी। हमने गवर्नमेंट से कहा था कि 0 रेटेड को दोबारा बहाल किया जाए। जी सही। जो सेल टैक्स 17% दे रहे हैं, ना तो 72 आवर्स में मिला है ना मिलेगा। सही। इस वक्त हमारे 100 बिलियन के करीब पैसे एफबीआर के पास पड़े हुए हैं। रिटर्न्स के एफबीआर हमारे साथ बैठ जाए, मैं प्रूव कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, हमने गवर्नमेंट से कहा था कि इन्होंने कहा कि जो लोकल में एक्सपोर्टर सेल करता है उसमें से 19-20 होता है। तो हमने गवर्नमेंट को कहा ठीक है, अगर आपको यही प्रॉब्लम है तो 5% अक्रॉस द बोर्ड कर दे, ताकि हमारा देखिए हमारे पैसे वापस आपको करने ही है ना एक्सपोर्टर के। तो आप वही करते हैं, हम उससे अपनी इंडस्ट्री को चला लें इस कोरोना में। बिल्कुल सही। तो 17% की बजाय 5% कह रहे थे कि 1970 में जब VAT आया था यूके में तो 3% से शुरू किया था। हम यही डिमांड इनसे कर रहे थे कि आप 5% पे ले जाए। IMF का प्रेशर अब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से हमारी बिल्कुल बात हुई, हमारी जूम पूरी मीटिंग हुई। हम बहुत होपफुल थे कि ये बात मान लेंगे और हमें ये भी मिला था कि बात मान। नंबर 1, इन्होंने ये नहीं मानी। नंबर 2 था एनर्जी का। हमें लास्ट टाइम इन्होंने कंफर्म किया था कि $6.5 गैस के और 7.5 सेंट इलेक्ट्रिसिटी के अक्रॉस पंजाब रेट हमें मिलेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अलोकेशन भी की हुई थी। इस बजट में वो अलोकेशन आधी कर दी। तो हमारी समझ में बात नहीं आती। मतलब आप कोई चीज भी, कोई भी पॉलिसी बना रहे 1 साल 6 महीने बाद आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं। सही है। नंबर 3, हमने उनको कहा था कि टर्नओवर टैक्स ये होता है हमारा प्रॉफिट। जैसे मैंने यान बेचा, मैंने 1.5% टर्नओवर टैक्स दिया। इसके बाद जैसे कपड़ा बनाया 1.5 दिया। फिर कपड़े के बाद जो डाई वाई करा के देते तो ये तकरीबन 4.5-5% हो जाता है। हमने इनसे कहा था अभी प्रॉफिट नहीं है, सबको पता है प्रॉफिट नहीं। दुनिया भर में मतलब शायद जैसे आम लोगों को कोविड-19 का नहीं मानते, इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी नहीं मान रही कि प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आप टैक्स अभी ना लेना 6 महीने। आप ठीक है, इंडस्ट्री देखिए, आप कहते हैं कि टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आप कहते हैं टेक्सटाइल सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय करती है, और आपसे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सेल टैक्स में रिलीफ दे देते हैं। आपने वो नहीं दिया। हमने कहा एनर्जी का जो आपने कमिटमेंट किया तो निभाएं। तो फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉज करेंगे और क्योटिक कंडीशन होंगी। अगर गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आज के चैनल पर मैंने कहा था, गवर्नमेंट को हर महीने रिव्यू करना पड़ेगा। कोविड-19 के जो रिपरकशंस आ रही है, चेंजेस होती हैं। हमारे कराची में या पाकिस्तान में कोविड का ये इम्पैक्ट नहीं था आज से 1 महीने पहले जो आज है। आज हम 6000 केस है। अगर यही केस रहे तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज आना छोड़ देंगे। हमें बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। तो गवर्नमेंट को ये बजट ठीक है, बजट था। चले कुछ सजेशन भी दे देना। देखिए, अगर आपके 200 बिलियंस पड़े हुए हैं तो शायद वो लॉसेस में कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, वो रिटर्न की सूरत में जो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपसे जो टैक्सेस ले रहे हैं वो रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। अब इसको घुमा फिरा के जो इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, आपकी सजेशन क्या है? अगर आपसे टैक्सेस की वैल्यू कम कर दी जाए, 0 रेटेड कर दिया जाए, 5% पर टैक्स कर दिया जाए, या गैस और बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाए, या दे भी रहे हैं, तो कैसे, वो किस शोबे को, क्योंकि कहां पैसे कहां से लेकर आए, वो जनरेट कैसे करे, ये तो इशू है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि अगर आपका एक्सपोर्ट नीचे आए, देखिए आपका रेमिटेंस नीचे आ जाएगा। सही ठीक है, आपको भी पता है हमारे लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो और जुलाई अगस्त में आपका रेमिटेंस ह्यूज काफी स्पीड में नीचे आएगा। सही। हम सिर्फ ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए आप जो हमें सब्सिडीज दे रहे थे लास्ट ईयर, वही कंटिन्यू करें। नंबर 1। नंबर 2, हम कह रहे हैं कि हमारे पैसे हमको वापस करते 1-6 महीने बाद, वो हमको खत्म कर दे इस वक्त 6 महीने के लिए। सही। क्योंकि इस वक्त हम कोविड-19, अच्छा इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्ट हो रहा था, हम 90 डेज की पेमेंट मैक्सिमम देते थे लोगों को, ठीक है। आज हमें 180 डेज में पेमेंट देनी पड़ रही है। और उसके बाद हमें कट थ्रोट कंपटीशन इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि सबके ऑर्डर कम हुए तो सब थ्रो अवे प्राइस पर माल बेच रहे हैं।
तो इस कंपटीशन में, इस रिसेशन में हम आपसे गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि हमारा सेल टैक्स आप लागू ना करें। ये इस वक्त देखिए सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। अगर हम मरेंगे ना तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाएगी। हम गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, मतलब अब ठीक है 1 महीने के बाद अब बंद कर देंगे। देखिए एसएमई इंडस्ट्री बंद हो गई आपकी इंटरेस्ट रेट वजह से। आज लॉन्ग जो सब लार्ज इंडस्ट्री वो भी बंद होनी शुरू हो जाएंगी। तो खुदा के लिए दिस इज द राइट टाइम, टेक द राइट डिसीजन। आप ये सेल टैक्स जो है जीरो रेट 6 महीने के लिए कर दें, 5% साल के लिए कर दें सर। इस वक्त सर्वाइवल की बात है। दुनिया भर में ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है। आप देख लें अब अमेरिका में 32 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सर बैलेंस करने के लिए किसी ना किसी इंडस्ट्री पर तो बोझ डालना पड़ेगा, क्योंकि पीछे रेवेन्यू तो है नहीं है और पीछे सरप्लस भी कुछ नहीं, तो कैसे चलेगा? देखिए सर, मेरे पैसे सेल टैक्स से आप मुझे वापस दे रहे हैं ना, तो आप मुझसे ना लें, इसमें क्या मसला है? मैं आपको कहता चले ठीक है 1.5% सेल टैक्स खत्म कर दे। लेकिन लास्ट ईयर आपने, अच्छा दूसरी एनर्जी प्राइस नीचे आई है, आप सब्सिडीज हमें दे रहे थे, आधी हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब आप हमें दे रहे थे वो $65 पर ऑयल था, आज ऑयल $40 पर है। तो वो आप कंटिन्यू करें ना, आप इधर से जनरेशन ना करें। वेरी राइट, वेरी वेरी। अच्छा, इसमें जरा ऐड कर दीजिएगा कि जो ज़राअत के ऊपर फोकस किया है गवर्नमेंट ने, और जाहिर है उसका ताल्लुक कॉटन के साथ बहुत ज्यादा है, और कॉटन पे जो लोकस का हमला हुआ है उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, और वैसे भी जो कॉटन की ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई है, लोगों का टिल्ट उसकी तरफ कम हो गया है, और उसकी वजह शायद वो उसके ऊपर शुगर केन की तरफ ज्यादा टिल्ट हो गए हैं, उसके ऊपर पानी का भी एक फैक्टर है। तो इसके ऊपर जो फोकस है वो कितना बेहतर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तान में कॉटन की हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी हो जाए, या हम कॉटन की बेल्स ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो हमें बहुत इसका बेनिफिट भी हो सकता है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो सकता है। इस पर आपकी ओपिनियन क्या है? दो इसमें हमने, एक तो हमने पूरा पैकेज गवर्नमेंट को बना कर दिया था कि इस तरह से 2 से 3 साल लगेंगे, एक दिन नहीं लगेगा। एक शॉर्ट टर्म हमने दिया था 6 महीने का, एक उनको हमने 5 साल का 4 साल का प्रोग्राम बना कर दिया है। गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस भी किया था, अब वो सेम प्रोग्राम अब कॉटन पॉलिसी जो 5 साल की बनी हुई उसमें है, हम वो चाहते हो इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए ओवरनाइट कोई चीज नहीं होगी। अब ये जो शुगर केन का प्रॉब्लम है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पानी भी ज्यादा है, हमने इनको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दिए थे कि आप फार्मर्स को सब्सिडीज दें, आप फार्मर को लोन्स दें सस्ते भाव में, आप फार्मर्स को पूरी मदद करें, क्योंकि ये तो हमारी बैकबोन है फार्मर और ये कॉटन तो पूरी। लेकिन आप जिनिंग को या सबको दे रहे, देयर इज नो यूज ऑफ इट, और आप ड्यूटीज लगा रहे, आप फार्मर्स को जितनी सपोर्ट कर सकते करें, बिकॉज दे डिजर्व इट। और उनकी क्रॉप कम होती है, कॉटन नहीं लगाएंगे, उसमें सीड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, बेहतर सीड करे, इंपोर्ट। यहाँ तक हमने गवर्नमेंट को 3 कंपनियों के नाम भी दिए थे कि वो इंपोर्ट करे, और वो कोई आपसे फैसिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट। आरिफ जीवा साहब 1 मिनट मेरे पास है जी। जो बाइंग एंड सेलिंग सेक्टर है, प्रॉपर्टी की जो डीलिंग है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है कोरोना का, और इसके ऊपर कोई फोकस और उसके लिए जो पैकेज है वो बेहतर नजर आ रहा है, उसमें आपको बेहतरी नजर आ रही है? यह बहुत अच्छा पैकेज है, उसमें बाइंग सेलिंग के लिए भी है। देखें, वही मैंने आपसे शुरू में बात की कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा दिसंबर में, उसकी डेट अब बढ़ाने की भी जरूरत है। जब पैकेज अनाउंस हुआ तो कोरोना का इतना इम्पैक्ट नहीं था, तो इसको जो है वो आगे डेट बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि वो जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, सेल बाय करें, उसकी जरूरत है। लेकिन आज के बजट में मैं 1-2 बातें जरूर कर दूं कि एक तो अच्छी चीज उन्होंने ये की, जो 8 साल के बाद 0 कैपिटल गेन टैक्स था उसको 4 साल पे ले आए, वो अच्छी चीज है। लेकिन सीमेंट सेक्टर की मैं आपको बात करूं, जो 0.25 इन्होंने जो है वो कम किया है सीमेंट सेक्टर के ऊपर, 12.5 रुपए पर बैग उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हम बार-बार एक बात कर रहे हैं कि आप जो है वो इंप्लीमेंट तो करें, इस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट तो करें। जब तक ये नहीं होगा तब से कैसे काम चलेगा? आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। आरिफ जीवा साहब आपका भी, डॉक्टर मानुल्लाह साहब आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कोरोना की वबा से आपको महफूज रखे। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने